हेलो आदाब सत श्री अकाल, केम छो। आई थिंक सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में, 15 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 16वां लेक्चर है। आई होप आप लोगों को इससे पहले वाले जो वीडियो वो पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, देखिए, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा मोटिव है सबको मिले फ्री शिक्षा, सब तक पहुँचे फ्री शिक्षा। ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव के ऊपर कितना बलागुण यानी टॉर्क लगता है, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले मैं द्विध्रुव ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जिसने नहीं देखा प्लीज़ इससे पहले वाले जो वीडियोज़ है उसमें जाकर देखिए। हमने उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया यानी डायपोल मूवमेंट पढ़ लिया। 2 पॉइंट पे यानी उसके एक एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर ली है। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉर्क के बारे में बात करने से पहले एक डायपोल के अंदर सबसे पहले बेसिक टॉर्क के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो शायद आप लोगों ने 11वीं क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं है तो मैं एक बार वापस थोड़ा सा आपको उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आपके ऊपर से ना जाए। ठीक है, चीज़ें रटना नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो टॉर्क आपको पता है, जैसे पता है ना, जैसे मैंने इस मार्कर को यहाँ पे पिवोटेड कर दिया, फिक्स नहीं करा, पिवोटेड करा। पिवोटेड का मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे घूम सकता है। यहाँ पे कोई पिन डाल दी, ठीक है, पीछे थर्मा या कुछ भी ऐसा होता है, यहाँ पे इसके अंदर ऐसे पिन डाल दी जिसकी वजह से ऐसे ऐसे ये घूम सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर एक ऐसा बल लगाना है, ऐसा फोर्स लगाना जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, रोटेशन यानी घूर्णन उत्पन्न हो जाए। उसको अपन क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये बलों का एक ऐसे युग्म है जो किसी वस्तु में घूर्णन उत्पन्न कर देता है, यानी कपल ऑफ फोर्सेस विच प्रोड्यूस रोटेशन इन एनी बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। ये तो है रटी रटाई डेफिनेशन, नॉर्मली समझे आप। तो ये मार्कर है, मैंने बोला ऐसे बीच में से फिक्स है। ठीक है, सीसॉ देखा होगा ना, ये सीसॉ समझ लो। यहाँ पे कोई भारी आदमी बैठ गया, रोटेशन प्रोड्यूस हो गया ना। यहाँ पे एक भारी और यहाँ पे एक हल्का, तो भी वो चीज़ यहाँ पे जाएगी। ये वाला जो आदमी इसको नीचे घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये भारी है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। कि भाई अपन ने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक पॉइंट के अबाउट पिवोटेड कर दिया, मतलब किसी भी वस्तु को यहाँ पे जाके किसी ना किसी चीज़ से ऐसी चीज़ से लटका दिया या लगा दिया, ताकि वो उसके अबाउट क्या कर सके, घूर्णन कर सके। तो आप कोई भी ऐसा फोर्स लगा दो ताकि उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, रोटेशन एंड घूर्णन प्रोड्यूस हो जाए, उसको अपन क्या बोलते थे, टॉर्क यानी बलाघूर्ण। जनरल फॉर्मूला जो आपने, अच्छा अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप नट वाला देखिए एग्जाम्पल। मैं बच्चों को यही सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। ये नट है और ये आपको पता है जो भी बोलते हैं इसको, ये इसको खोलने का एक औजार है। ठीक है, ये इसका रोटेशन एक्सिस है। आपको इस नट को खोलना है तो आप बल या तो नीचे से या तो इस तरीके से लगाओगे ताकि यू रोटेट करे, यू बल लगाओगे आप लोग, या तो ऐसे बल लगाओगे ताकि नीचे की तरफ रोटेट करे, या तो आप ऊपर की तरफ बल लगाओगे ताकि इधर की तरफ रोटेट करे। बेसिकली हमारा मोटिव यही होता है कि हम इस वस्तु के लंबवत बल लगाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगा दूँ तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए टॉर्क के अंदर हम सिर्फ उन्हीं फोर्स के कंपोनेंट या उन्हीं घटकों के बारे में बात करते हैं, बल्कि उन घटकों के बारे में बात करते हैं जो उसके लंब लगते हैं यानी उसके परपेंडिकुलर लगते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा वापस डिराइव करके बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पे फोर्स इस तरीके से नहीं लग करके कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, जो कि इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस एफ के मेरे को 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक तो करना पड़ेगा एफ साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा इसी का ही एफ कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो समझ लीजिए बल इस तरीके से लगाया गया है और ये जो है इसके साथ ये या थोड़ा सा इजी कर लेते हैं आप लोगों के लिए, नीचे से लगा लेते हैं। ऊपर से भी लगाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको, लेकिन क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी आपको ऐसे समझा देता हूँ। भाई बल जो है मैं नीचे से लगा रहा हूँ। बल जब मैं नीचे से लगाऊंगा तो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। ये बल मैंने लगाया, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है एफ, तो इसका एक कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा और ये वाला हो गया हमारे पास एफ साइन थीटा। तो इसके 2 घटक हो गए। अब इसको भूल जाओ। जब अपन किसी भी चीज़ के घटक यानी कंपोनेंट कर देते तो उसको भूल जाते हैं। ये काटा है मैंने ना इसको, तो ये वाला तो इसमें कोई सपोर्ट करने नहीं वाला, मतलब ये एफ कॉस थीटा जो है वो तो उसको इधर खींच रहा है ना, खींच रहा है। तो ये किस काम का कौन है, ये एफ साइन थीटा काम का होता था।
तो अपन बोलते थे रोटेशन एक्सिस से उसकी डिस्टेंस, यानी घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी, ये इसका घूर्णन अक्ष है ना, इसी के अबाउट रोटेट करेगा। तो घूर्णन अक्ष से इस वस्तु की जो दूरी है, ये इसका रोटेशन एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है, और हमारे पास आर, इसको जब अपन एफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे पास क्या बन जाता था, टॉर्क। इसको अपन बोलते थे टाउ इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन पता करना बहुत आसान है। अपन आर और एफ का परपेंडिकुलर वो लेंगे, राइट हैंड थंब रूल जो अपन ने पढ़ रखा है। नहीं समझ आ रहा तो देखिए, ये आर की डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है किसकी, आर की डायरेक्शन है। एफ की डायरेक्शन कैसी ये रही, देखिए ऑब्जेक्ट को जब पर मैं यूँ फोर्स लगाऊंगा तो यूँ रोटेट करेगी। जो एंटी क्लॉकवाइज वाला रोटेशन होता है उसको अपन पॉजिटिव कंसिडर करके चलते थे, और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, अगर मैं नीचे से यूँ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये यूँ ही तो घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी टॉर्क पॉजिटिव होगा। तो अपन ने एंगल कहाँ से कहाँ पे लिया, आर से एफ की तरफ। देखिए ना, जब अपन ने यूँ घुमाया तो एंगल अपन आर से एफ की तरफ ले रहे हैं, आर क्रॉस एफ, क्योंकि टॉर्क पॉजिटिव था इसलिए आर क्रॉस एफ लिया गया, ना कि एफ क्रॉस आर। अब समझिए, अगर मैं आर से एफ की तरफ एंगल लेने की कोशिश करता लेकिन ऑब्जेक्ट रोटेट तो यूँ कर रहा है, तो मैं एंगल तो उल्टा ले रहा हूँ ना। इसका मतलब उस केस में मैं नेगेटिव साइन लगाता, मतलब अगर मैं एफ से आर की तरफ एंगल लेता तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे घूम रहा है, वो तो घूमना यूँ चाहता है, और आप उसके ऊपर जो क्रॉस ले रहे हैं वो तो नीचे की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि भाई इसके रोटेशन एक्सिस के अलॉन्ग देखे ना, जब अपन ने आर से एफ की तरफ लिया तो इसका रोटेशन एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा है, और जब एफ से आर की तरफ लिया तो इसका रोटेशन एक्सिस अंदर की तरफ आ रहा है, जो कि उल्टा है। इसलिए यहाँ पे अपन को माइनस लगाना पड़ेगा, और जब अपन इस माइनस को हटाएंगे तो हो जाएगा एफ क्रॉस आर। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अगर आप क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घुमाते थे तो नेगेटिव। वैसे इसकी भी नीड नहीं है, बस आप इतना समझे कि फॉर्मूला क्या होता था इसका, जो अपन ने रटा है फॉर्मूला पढ़ा वो यही है, बल और क्या बोलते हैं घूर्णन अक्ष से बल की लंबवत दूरी है। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, यानी बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ये आपने रटा फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। ठीक है, जहाँ पे एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, आर के बीच में और एफ के बीच में। ठीक है, अब अपन अपने मेन इतनी बेसिक बात अगर आपको समझ आ गई कि टॉर्क का मतलब क्या और उसको निकालते कैसे हैं, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि उस क्या बोलते हैं वस्तु के घूर्णन अक्ष के लंबवत लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, सिर्फ वही हम कंसिडर करते हैं, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अब अपन जो पढ़ेंगे वो डायपोल के लिए पढ़ेंगे कि भाई डायपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो उसके ऊपर किस तरीके से बल लगेगा। देखिए, कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। अगर मैं डायपोल को यहाँ पे रख देता, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, आप उल्टा भी ले सकते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है यहाँ पे, इसी की डायरेक्शन में लगता है ना। याद करिए, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई थी तब मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैंने बोला था प्लस चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए ई वेक्टर और एफ वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक समान दिशा में होते हैं, और नेगेटिव के लिए ई वेक्टर और एफ वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ई और इसके ऊपर लगने वाला एफ दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। फोर्स लगेगा कितना, क्यू इंटू ई, वही बेसिक फॉर्मूले से निकाला है, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वाले फॉर्मूले से। ये पढ़ा था ना अपन ने, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, इस फॉर्मूले से निकाला। और इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा। अब सीधी समझने वाली बात यह है कि इसके ऊपर फोर्स देखिए कैसा लग रहा है, एक फोर्स इसको यहाँ खींच रहा है, एक फोर्स इसको यहाँ पे खींच रहा है, तो टोटल एक दूसरे का तो फोर्स कैंसिल कर देंगे। और दूसरी बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम सिर्फ उसी फोर्सेस का उन्हीं बलों को कंसिडर करते हैं, उन्हीं बलों को देखते हैं जो इसके लंबवत लग रहे हो, जबकि ये तो इसी की दिशा में लग रहे हैं, तो इसके अंदर टॉर्क थोड़ा ना प्रोड्यूस करेंगे, कोई बलागुण थोड़ा उत्पन्न करेंगे। जैसे ये मार्कर है, इसमें मैंने यूँ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसमें टॉर्क थोड़ा उत्पन्न हो जाएगा, घूमने थोड़ा ना लग जाएगा। तो इस केस में इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स हो कितना होगा, 0 हो गया। तो ये एक जनरल केस नहीं है, इसलिए जब भी अपन डायपोल लेते हैं तो उसको
अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल बनाते हुए लेते हैं ताकि हम एक जनरल केस कंसिडर कर सकें, ठीक है। जब जनरल केस कंसिडर कर लेंगे तो उसके बाद कुछ स्पेशल केस कंसिडर करेंगे, जिसमें से एक स्पेशल केस होगा। ये मैंने आपको पहले क्यों बताया, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जब हम किसी भी डायपोल को कुछ इस तरीके से रख देते हैं तो उसके अंदर कोई बलागुण उत्पन्न नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसको कोई एंगल बना के रख दूं तो जरूर ये वापस अपनी इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इसको अपन बोलते हैं इसकी स्टेबल पोजीशन, इसकी संतुलित अवस्था। ये पूर्ण तरह से इसकी संतुलित या स्टेबल पोजीशन है, इसमें ही हमेशा हमारा डायपोल रहने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई एंगल बना के यूँ रखा है अपने डायपोल को तो वो यूँ मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो जनरल केस पे आते हैं। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है उसकी थ्योरी वगैरह स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब मैंने आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए ताकि आप इस टॉर्क को समझ पाएँ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा पहला भी अपन ने कंसिडर किया था। अच्छा, इस टॉपिक के भी नोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, तो नोट्स प्रोवाइड करवाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि मैं बोर्ड पे ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे हम एक जनरल उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा डायपोल है जिस पे ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। डिस्टेंस हमें पता ही है, ये डिस्टेंस 2L अपन मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग से। ये इसका कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ मैं सेंटर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। यानी ये डायपोल बाहरी विद्युत क्षेत्र के साथ कोई ना कोई थीटा एंगल बना के रखा गया है, ठीक है। ये समझ लीजिए इस बोर्ड पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसमें मैंने इस तरीके से डायपोल को रख दिया। तो अब देखिए क्या होगा, इसके ऊपर जैसा मैंने बताया एक फोर्स यहाँ लगेगा QE प्लस का, और एक फोर्स इस पर यहाँ लगेगा QE माइनस का। माइनस है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए दो फोर्सेज है ना, मैंने इस डायपोल को यूँ रखा, एक को ऐसे खींच रहा हूँ एक को ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये रोटेट नहीं करेंगे। एक ऐसे मैंने यूँ खींचा है और एक इसको यूँ खींचा है, समझे आप थोड़ा। एक यहाँ से खींचा जा रहा है और एक यहाँ से खींचा जा रहा है, तो यूँ रोटेट करने की कोशिश करेंगे ना ये, तो यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसी टॉर्क या उसी बलागुण की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब जो बुकिश मेथड है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप में आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बुकिश जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो फील करने वाला मेथड है, जिसको मैं मानता हूँ कि सुपीरियर मेथड है, बेस्ट मेथड है, ताकि आप समझ सकें कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो पहले तो मैं बुकिश मेथड बता देता हूँ। जो टॉर्क का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी बलागुण का जो सूत्र जो भी मैंने आपको बताया था, वही लिखेंगे हम। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का साइन है, फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, यानी बल इनटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, तो टॉर्क का सिंबल टाउ, फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है QE, एक QE यहाँ पे लग रहा है, एक QE यहाँ पे लग रहा है, लेकिन अपन नेट फोर्स QE लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर QE, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। टोटल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली ली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली ये है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इसका रोटेशन एक्सिस ये है। जब आप इसको यूँ घुमा रहे हो, यहाँ पे पिवोटेड है तो यूँ घूम रहा है ना, तो इसका रोटेशन एक्सिस ये रहा अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसका रोटेशन एक्सिस हो गया, ये यूँ घूम रहा है ना, तो इसका रोटेशन एक्सिस यूँ होगा इसके ऊपर अबाउट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, ये डिस्टेंस है 2L। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि लाइन्स जो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर है। ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास कर्ण, और हमें लंब की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया लंब, यानी इसको नाम दे देते हैं, इसको AB नाम दे देते हैं और इसको O नाम दे देते हैं। तो अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, BO की, अपॉन हाइपोटेनियस यानी कर्ण, वो आ गया हमारे पास 2L। तो BO की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2L साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अपन BO लिख देते हैं। BO की वैल्यू रखने पे हमारे पास जाएगा Q इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। सो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हमने P पढ़ा था, P वेक्टर Q इंटू 2L, ठीक है। बला इसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आएगा E और ये Q क्रॉस 2L, Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा E
पी साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमको इसको क्रॉस में लिखना पड़ेगा अगर वेक्टर यानी सदिश रूप में लिखना चाहते हैं। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब अपन को टॉर्क की वैल्यू लिखनी है, तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप ढंग से समझें, जो पी की डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमारे पास पी की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास ई की डायरेक्शन हो गई, यानी पी इस डायरेक्शन में आ गया हमारे पास। ये हमारे पास पी की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने पी की डायरेक्शन के बारे में। और ये हमारे पास ई की डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अब ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट रोटेट कैसा, मतलब डायपोल रोटेट कैसा होना चाहता है, कैसे घूमना चाहता है, ऐसे घूमना चाहता है ना, यूँ घूम रहा है ना, ये यूँ रखा हुआ है। तो अपन घुमा कैसे रहे हैं उसको, यूँ तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अपन उसको यूँ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो एंगल कहाँ से कहाँ पे गया, पी से ई की तरफ, ठीक है। जब अपन राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, देखिएगा ये जो है यूँ ना, इसका रोटेशन एक्सिस अंदर की तरफ है, यूँ आ रहा है ना एंगल, रोटेशन एक्सिस अंदर की तरफ होता तो पॉजिटिव, तो यूँ आ रहा है हमारे पास पी से ई की तरफ। इसलिए यहाँ पे जब अपन टॉर्क वेक्टर लिखेंगे वो किसकी को लाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी जो टॉर्क होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वो कहाँ की तरफ होगा, 3D डायग्राम नहीं है ये, 2D है, तो मैं बता देता हूँ आपको। वो जो टॉर्क होगा वो इसके अंदर की तरफ होगा ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैं क्रॉस बना देता हूँ। क्रॉस किसकी डायरेक्शन होगा हमारे पास, टॉर्क की डायरेक्शन, यानी ये प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। यूँ, ये इसकी रोटेशन एक्सिस की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये सर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो है 12 साइन थीटा क्यों ली, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा इसको स्प्लिट करके बताता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि 12 साइन थीटा ली गई तो क्यों ली गई। अब जरा इस डायपोल को 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। ये डायपोल कुछ इस तरीके का था। अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूँ, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसके ऊपर क्यू ई, ठीक है। ये डिस्टेंस है हमारे पास एल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रोटेशन एक्सिस, इसका रोटेशन एक्सिस ये है, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रोटेशन एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है वो ये वाली बनती है, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी एल साइन थीटा। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो इसके लिए जब आप रोटेशन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वो ये वाली आएगी, एल साइन थीटा। तो टोटल हम बोल देते हैं 12 साइन थीटा। एल साइन थीटा 12 साइन थीटा हो जाती है। इसलिए डायरेक्ट बुक्स में यही लिखा होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये तो हो गया जो रट्टाफिकेशन वाला मेथड था, ठीक है, जिसमें हम ऐसा कुछ ढंग का समझ नहीं पाते हैं कि 12 साइन थीटा लिया गया तो क्यों लिया गया। और यहाँ पे अपन ने जो डिस्टेंस लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए। अब जो मैं आपको बढ़िया वाला मेथड बताऊंगा जो आप सच में फील कर पाओगे कि हाँ सच में यही फॉर्मूला आना चाहिए, वो बताते हैं अब आपको, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब वो वाला मेथड जो मैं आपको बोल रहा हूँ जो आप फील कर सकते हैं इसके अंदर, इस टॉर्क को निकालने के लिए। वही डायग्राम वापस, अच्छा वहाँ तक हो गया था ना, वही इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कहीं हमारा डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज। जो वहाँ तक समझ जाते हैं, जिसको सिर्फ थ्योरी से मतलब है, रटने वटने से मतलब, वहीं तक समझ सकता है, कोई इशू नहीं है। आप ही नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार ज़रूर देखें, आपको ये बहुत ईजी लगेगा मेथड, उससे तो बहुत अच्छा लगेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो ये हमारे पास है प्लस का क्यू ई और ये हमारे पास माइनस का क्यू ई, जिसको यहाँ पे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब पहले तो हमको देखना है कि क्या ये दोनों टॉर्क जो हैं वो रोटेशन में सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं क्या। देखिए टॉर्क जो होता है, टॉर्क वेक्टर किसके इक्वल होता है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। ये एक्चुअली डायरेक्शन भी डिपेंड करते हैं। अगर क्लॉकवाइज लग रहा है तो उस टॉर्क को जनरली हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने वाले टॉर्क को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। या उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होता है और किसी भी एक डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना होता है। तो देखिए ये वाला जो फोर्स है उसको यहाँ पे घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो है इसको यहाँ पे घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये टॉर्क, इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से जो बलागुण उत्पन्न हो रहा है और इसकी वजह से जो बलागुण उत्पन्न हो रहा है, वो दोनों ऐड होंगे। अब सपोज ऐसा होता कि फोर्स जो है यहाँ नहीं लग के यहाँ लग रहा होता, एग्जांपल दे रहा हूँ, लगेगा नहीं, यहाँ लग रहा होता, तो ये इसको यहाँ घुमाने की कोशिश करता क्लॉकवाइज, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हम दोनों को माइनस करते हैं। जैसे सीसो वाला केस होता है ना, एक यहाँ पे बंदा बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है, ठीक है। ये फोर्स नीचे लगा रहा है, यानी ये इसको यूँ घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये यहाँ पे बैठा है, ये इसको यूँ घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों के जो टॉर्क है, इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बलागुण उत्पन्न होगा,
उसको चलो धनात्मक मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं और उसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो दोनों के जो टॉर्क होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हमारा सेम ही डायरेक्शन में होगा। अब देखते हैं इसका टॉर्क। जैसा मैंने आपको बोला था फोर्स को आप स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो ये एंगल मैंने आपको थीटा बता ही दिया। तो आप देखिए ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, थीटा ही होगा, ठीक है। ये रोटेशन एक्सिस है हमारा जिसके अबाउट घूम रहा है। तो मैंने बोला था फोर्स को, यानी आपका जो क्यू ई है, फोर्स है, बल जो, इसको तोड़ दो। जब इसको तोड़ोगे तो ये एक डायरेक्शन आएगी क्यू ई कॉस थीटा, और ये वाला जो फोर्स आएगा वो हमारे पास आएगा क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। ऐसे जब मैं इसको तोड़ूंगा, ये एंगल हो गया थीटा, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे भी एंगल थीटा होता, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस थीटा, फिर ये वापस थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा। बहुत सिंपल सी मैथमेटिकल ज्योमेट्री से आप समझ सकते हो। तो हमारे पास आ गया थीटा एंगल, थोड़ा क्यू ई को इधर करते हैं, ये हमारे पास क्यू ई और ये हमारे पास थीटा एंगल, तो ये अगेन कितना हो गया क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है। और ध्यान रखना गलत नहीं, नीचे नहीं जाएगी इसकी डायरेक्शन, ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर रखनी है। ये जो है ना इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर नीचे, इस वाले के नहीं, आप नीचे मत कर देना, वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट हम क्यू ई के कर रहे हैं। जब हम किसी भी चीज़ के कंपोनेंट करते हैं, ये ए है आपका और ये थीटा है, तो ए कॉस थीटा यहाँ आता है, आप ए साइन थीटा यहाँ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए को ब्रेक कर रहे हो ना, तो वो यहाँ पे ही आएगा। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आएगा क्यू ई साइन थीटा। अब बहुत ईजी है, मैंने आपको अभी एक छोटी सी बात बताई थी, वो क्या बताई थी, फोर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा हो और साथ के साथ उसकी रोटेशन एक्सिस से सीधी सीधी डिस्टेंस ले लो, ये इसका रोटेशन एक्सिस है, घूर्णन अक्ष। तो इसने कितना टॉर्क जनरेट करा होगा, पॉजिटिव चार्ज ने, इसने कितना टॉर्क जनरेट करा होगा, क्यू ई साइन थीटा इंटू इससे रोटेशन एक्सिस की डिस्टेंस है एल, प्लस इसने कितना टॉर्क जनरेट करा होगा, क्यू ई साइन थीटा और इंटू एल। हमने यहाँ पे फोर्स फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा कि जो हम फोर्स ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, इंटू आर। वहाँ पर ने जैसे एफ के कंपोनेंट करे थे ना, वही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये टॉर्क का फॉर्मूला है, एफ परपेंडिकुलर का मतलब जो बल लिया है वो लंबवत बल लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2QE साइन थीटा इंटू एल। देखिए वही फॉर्मूला बन रहा है, Q इंटू 2L एक साथ करें, E साइन थीटा एक साथ करें, ये हमारे पास हो गया P और ये हमारे पास हो गया E और ये साइन थीटा। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। देखो उसको समझना कोई मुश्किल नहीं था, हमने सिर्फ बेसिक जो ब्रेक करने वाला पार्ट था उसी से करा और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया था क्रॉस कैसे लगाना है, P के ऊपर P क्रॉस E करना है, E क्रॉस P। देखिए ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस होता है, P क्रॉस E इज नॉट इक्वल्स टू E क्रॉस P। कब इक्वल होंगे, जब माइनस का साइन हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो P क्रॉस E क्यों लगाना है, क्योंकि P की डायरेक्शन हमारे पास यही है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हमारे पास P की डायरेक्शन है, E की डायरेक्शन नहीं रही, ये P की थी डायरेक्शन, ये थी E की डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा। डायपोल रोटेट कैसे करना चाहता है, घूमना कैसे चाहता है, यूं ही तो घूमना चाहता है। जब वो यूं घूमना चाहता है तो क्रॉस P एंगल जो कहाँ से कहाँ पे लिया जाएगा, P से लेके E तक। जब ऐसा है तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो भी ये बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको आई थिंक से पता होगा, एक फॉर्मूला आप पढ़कर आए हैं इसका ऑलरेडी, न्यूटन इंटू मीटर, तो ये इसकी यूनिट है, यानी मात्रक, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके स्पेशल केसेस पे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है स्पेशल केसेस, फर्जी हैं वो भी, यानी उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। पहला, अगर मैं कह रहा हूँ थीटा की वैल्यू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक केस बता दिया था, यानी डायपोल यूँ रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 0। ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो फॉर्मूले में रख दो, टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो इसलिए टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। सेकेंड केस, अगर थीटा 180 है, इसको अपन स्टेबल केस बोलते हैं ना, बोला था मैंने, संतुलित अवस्था, ठीक है। 180 डिग्री एंगल होगा तो टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन 180, इसकी भी वैल्यू 0 ही होती है,
इस केस में भी आपका टॉर्क कितना आएगा 0, लेकिन ये अनस्टेबल है। क्यों अभी बताते हैं। इसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट, असंतुलित अवस्था, ठीक है। और लास्ट ये वाला भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। थीटा अगर 90 डिग्री हो तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन 90, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम मैंने 1 होती है, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई सिर्फ पी ई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान है, ठीक है। अब आज समझते हैं कि असंतुलित क्यों है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने डायपोल को यूँ रख दिया। यूँ कैसे भाई, इसका पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, यही तो करा अपन ने, उल्टा करके रखा। 180 का मतलब क्या है, डायपोल को ये यूँ रखा होता ना, डायपोल पूरा घुमा दिया, तो एंगल कितना बना इसके साथ, इसका 180, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यानी क्यू ई इसी की डायरेक्शन में, और इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे लग रहा है माइनस का क्यू ई, ठीक है। नेगेटिव वजह से इधर और पॉजिटिव वजह से इधर। यहाँ पे फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, ये तो आपको साफ दिख रहा है कि फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बल एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, कोई लंबवत बल नहीं लग रहा है, इसलिए इसके अंदर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, यानी कोई बलागुण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये जो आपका डायपोल है वो कैसे रहना चाहता है, स्टेबल पोजीशन में, संतुलित अवस्था में रहना चाहता है हमेशा, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होकर पूरी तरीके से घूम जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं असंतुलित अवस्था, यानी अनस्टेबल पोजीशन। डायपोल बहुत देर तक इस पोजीशन में नहीं रह सकता, ठीक है। वो उसके ऊपर एक दूसरे जो फोर्स है वो एक दूसरे इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर वो हो जाएंगे, लगने लग जाएंगे कि वो पूरे के पूरे डायपोल को रोटेट कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको अनस्टेबल बोलते हैं, और हमारा डायपोल जनरली इस स्टेट में रहता ही नहीं है कभी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज़ पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आराम से पूछ लीजिए। जो आरबीएससी के बच्चे हैं उनका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।